हाँ जी बच्चों, देखो हमारे पास में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास है ये भी थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन 8 करते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है खुशी एंड कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट ए एंड बी। डिपार्टमेंट बी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट ए एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट ए को गुड सेल करता है एट सेलिंग प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड असरटेन द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। यानी कि हमारे को अपने पास में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने हैं क्वेश्चन, और उसके अंदर हमारे को ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई हैं, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी दिया हुआ है, बी टू ए है ये। ठीक है, यानी कि ये किसका सेल है? ये है सेल बाय बी टू ए। ठीक है, ये कह सकते हैं इसको। वेजेस दिए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है? ये कॉस्ट प्राइस पे है? क्या ये कॉस्ट प्राइस पे है? बताइए मुझे। नहीं सर, ये कॉस्ट टू डिपार्टमेंट का मतलब होता है विद सेलिंग प्राइस। तो डिपार्टमेंट का जिसका भी पास पड़ा हुआ है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर इंक्लूड है। ये कॉस्ट टू डिपार्टमेंट है, यानी कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जो स्टॉक भेजा और वो अगर उसके क्लोजिंग स्टॉक में है तो वो एट प्रॉफिट मार्जिन है, हमारे को स्टॉक रिजर्व लगाना पड़ेगा। सेल्स दी हुई है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट दी हुई है। इसके बाद में दिया हुआ है कि हमारे पास में दोनों डिपार्टमेंट के दो और खर्चे थे, सैलरी और जर्नल एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम रेशो में डिवाइड करेंगे 1:2 में और 1:3 में। हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। और हमारे को जो है डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 25% मशीनरी पे जो चार्ज किया गया 48,000 है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, इसके ऊपर 25% डेप्रीसिएशन हमने लगाना है। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल क्वेश्चन है। पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया गया कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, यानी कि बी डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट को किस प्रॉफिट मार्जिन पे ये माल सप्लाई करता है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, जो कि हमारे पिछले क्वेश्चंस में होता था। तो हम करेंगे क्या? प्रोपोर्शनेटली लेंगे इसको, हम इसको प्रोपोर्शनेटली लेंगे। अब किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ए के पहले क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दिए हुए हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना दिया हुआ है? नील और 1 लाख रुपए। और हमें दिया हुआ है परचेजेस है हमारे पास में 2 लाख और 23 लाख। जरा चेक कीजिएगा, 2 लाख और 23 लाख। ठीक है जी। और हमारे को स्टॉक ट्रांसफर दिया हुआ है, टू ट्रांसफर। बी ने ए को किया तो ए का ये परचेज हो गया 7 लाख रुपए, और बी का ये बाय स्टॉक ट्रांसफर ये सेल हो गया। तो कितने का आएगा हमारे पास में? 7 लाख रुपए बी में, इसका सेल हो गया और उसका परचेज हो गया एक तरीके से। वेजेस दिए हुए 2 वेजेस, और वेजेस कितने दिए हुए हैं? 1,60,000 और 1 लाख। ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 15 लाख और 23 लाख। अच्छा, सेल्स है, ठीक है ठीक है, ये सेल्स है। और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में कितना है? 1,80,000 और 5 लाख।
मैं सेल्स सबसे ऊपर लिख देता हूं, बाय सेल्स, और सेल्स हमारे पास में दी हुई है 15 लाख और 23 लाख, है ना। जी जनाब, ये हो गया हमारे पास में इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर बताइएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, जिसको कि आप लोग बता रहे हैं कितना, 6,20,000 और 10 लाख, और इस तरीके से हमारा ये अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। चेक करें जी, और क्या क्या खर्चे में दिए हुए हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6,20,000 एंड सर 10 लाख। ओके, अब और क्या क्या खर्चे दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है यहाँ पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने लिख दिया 1,40,000 है और 10,000 है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद में प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16,000 और 20,000, और सैलरी है मेरे पास में 90,000 एंड 1,80,000। इसको हमने बांट दिया रेशो में जो भी बताई हुई है। और क्या है, टू जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमने बांट दिया 2 लाख और 6 लाख गिवन रेशो में। और एक और एक्सपेंस था डेप्रीसिएशन, जो बांटे नहीं जा सकते वो जनरल P&L अकाउंट में आते हैं, जिनका अपोर्शनमेंट नहीं हो सकता। डेप्रीसिएशन हमने 3,000 और 9,000, ठीक है जी। और मेरे अब नेट प्रॉफिट आ जाते हैं यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आ जाते हैं मेरे पास कितने, 1,71,000 और 1,81,000। ठीक है जी, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसकी जीपी रेशो निकालेंगे। जीपी रेशो कैसे निकल करके आएगी, पहले तो देखेंगे किसकी, डिपार्टमेंट बी की। तो मैं यहां लिखता हूं जीपी रेशो ऑफ डिपार्टमेंट बी, ₹10 लाख उसने कमाए हैं कितने पे, 30 लाख पे। 23 लाख प्लस 7 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक भी है, ये देखो ये रहा ट्रांसफर, हाँ जी सॉरी, नॉट क्लोजिंग स्टॉक बट ट्रांसफर। तो 23 प्लस 7, उसकी टोटल सेल्स इतनी है। टोटल सेल्स पे उसने कमाए हैं कितने, 10 लाख, तो इसने कितना कमाया, 1/3 यानी कि 33.33%। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, इंटू 100, तो ये जीपी रेशो आ जाएगा 33.33%। ओके जी, अब कितना प्रॉफिट मार्जिन है उसके पास में, ट्रांसफर कितना किया गया है, क्या पूरे का पूरे माल के ऊपर उसका अमाउंट है। देखो हमारे पास में कितना माल ट्रांसफर किया गया है, 7 लाख, 7 लाख है ना। और 7 लाख रुपए में से कितना उसके पास में है जो बचा हुआ है, पूरा है क्या अधूरा है। देखो मैं समझाता हूं तुम्हारे को, जो हमारा करंट ईयर में ए का स्टॉक था उसमें से ही क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा ना ए का,
ए का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर वाले में से बचा होगा ना। पहले तो मैं ये बताता हूं तुम्हारे को कि किस में से बचा होगा। सर इसमें से बचा होगा, ये 3 में से, ये 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस 1,60,000। क्योंकि जब हमने सामान लिया उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस की तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो कॉस्ट कितनी हो गई ये, और इसमें से ही क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होगा, है ना। मानते हो? सर अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता तो क्या वो भी इंक्लूड हो जाता? नहीं, वो इंक्लूड नहीं होता। अगर सपोज यहाँ पे 2 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक भी होता तो क्या ये कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर सुनो ध्यान से, लास्ट ईयर का सामान था, इस साल का ओपनिंग बना, और इस साल का ओपनिंग बना तो फीफो के हिसाब से वो पहले बिक गया होगा, और फीफो के हिसाब से जो बचा हुआ सामान बचा होगा वो करंट ईयर की परचेजेस और करंट ईयर की कॉस्ट में से बचा हुआ होगा। क्या ये बात मेरी समझ में आती है? तो इसलिए हम अगर ओपनिंग होता भी ना तो भी उसे नहीं लेते, होता तो भी नहीं लेते, क्योंकि करंट ईयर की कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है अपने पास में? 1,80,000, सॉरी कितना बचा है? हाँ 1,80,000 बचा है। वेजेस इसलिए लिया सर क्योंकि ये वेजेस है ना हमारी क्लोजिंग स्टॉक का क्या नाम है, कॉस्ट बढ़ा देती है। कोई चीज हम मार्केट से परचेज करके लेके आए और उसके ऊपर हमने फिर खर्चे किए तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो हम उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। अच्छा अब देखिएगा जरा, तो ये टोटल कितना होता है इसका, दोनों सबका मिलाकर के 10,60,000 मेरे हिसाब से, है ना। तीनों का 7 और 2 9 और एक ये 10,60,000। ठीक है सर, तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में 10,60,000 10,60,000 के ऊपर ट्रांसफर कितना है सर? 7 लाख है। ट्रांसफर 7 लाख का है ना। 10,70,000 में से जो ट्रांसफर मैंने किया है वो कितना है? 7 लाख है। ये देखो अभी ट्रांसफर किया क्या? ट्रांसफर रिसीव किया है। ये देखो ये 7 लाख है ना, तो 2 लाख मेरा अपना था, 1,60 मैंने खर्च किया, तो 7 लाख बाहर से आया हुआ है और वो मेरी परचेजेस की तरह से पार्ट मान लिए, यानी कि ट्रांसफर रिसीव्ड है। तो आउट ऑफ 10,60,000 ट्रांसफर रिसीव्ड जो मेरे पास वहां से आया है दूसरे डिपार्टमेंट से, वो कितना आया है जी? 7 लाख का आया। तो अगर 10,60,000 में से 7 लाख रुपए का ट्रांसफर है तो बताइए 1,80,000 जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उस पे ट्रांसफर कितना रहा होगा, क्योंकि उसी के ऊपर ही तो अमाउंट आएगा ना। देखो मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पिछले क्वेश्चंस में ना आपको दिया हुआ होता था कि इतना % सामान बचा हुआ है तो हम निकाल लेते थे। अब एक बात बताओ, 10,60,000 टोटल कॉस्ट है, क्या 10,60,000 रुपए पूरे के ऊपर उसने क्या नाम है सामान उसी का भेजा हुआ है? नहीं, 10,60,000 में से दूसरे डिपार्टमेंट का भेजा हुआ कितना है? 7 लाख। और ये जो 7 लाख है इसका परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा कि अगर 10,60,000 में से 7 लाख तो बताओ 1,80,000 पे कितना, यानी कि 10,60,000 में से अगर 7 लाख का उसका भेजा हुआ सामान है तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 1,80,000 उसमें उसका भेजा हुआ कितना सामान होगा। ये बात समझ में आई? प्रोपोर्शनेटली किया है हमने, क्योंकि 10,60,000 पूरा का पूरा उसके द्वारा ट्रांसफर किया हुआ नहीं था। तो 10,60,000 में अगर 7 लाख उसका भेजा हुआ है दूसरे डिपार्टमेंट का, तो बताइए मेरे क्लोजिंग स्टॉक जो कि 1,80,000 है उसमें से कितना भेजा हुआ होगा। भाई ये 1,80,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,60,000 को। तो हमें किसको रिप्रेजेंट करवाना है? 7 क्या नाम है 7 लाख वाले अमाउंट में से कितना बचा है क्लोजिंग वो, तो वो अमाउंट कितना हो गया? 1,18,868। मैं बताता हूं, ये अमाउंट हो गया 1,18,868।
ठीक है जी, दिमाग घूमा। हाँ हाँ, लॉजिक समझ नहीं आया इसके पीछे का, बात समझ में आ गई लॉजिक? मैं बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। स्टॉक रिजर्व नहीं निकाला, स्टॉक रिजर्व तो जीपी रेशो से आएगा, अभी तो वो पार्ट निकाला है। देखो मैं समझाता हूँ, पिछले क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ होता था कि जितना हमने माल ट्रांसफर किया था ना, वो पूरे का पूरा, तो मतलब जितना हमारे पास में सामान था, जो हमारे पास में गुड्स थी, उसमें से, उस गुड्स में से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होगा। लॉजिक ये है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होगा। अब इस गुड्स में ना दो तरीके की गुड्स हैं, एक तो सेल्फ वाली और एक ट्रांसफर वाली, मानते हो? तो इस क्लोजिंग स्टॉक में भी दो तरह के क्लोजिंग स्टॉक होंगे, एक तो सेल्फ वाले और एक ट्रांसफर वाले, मानते हो? क्या सेल्फ वाले के ऊपर स्टॉक रिजर्व लगाओगे? नहीं, ट्रांसफर वाले पे लगाओगे। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लोजिंग स्टॉक में कितना ट्रांसफर वाला है वो हिस्सा पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने कैसे पकड़ा उसे? मैंने कहा यदि टोटल गुड्स जो कि है 10,60,000, उसमें मेरा ट्रांसफर वाला 7 लाख है, तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक जो 1,80,000 है, उसमें ट्रांसफर वाला कितना होगा? 1,18,868 रुपए। इसके ऊपर जीपी लगा करके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो लगा करके मैं स्टॉक रिजर्व बनाने वाला हूं। अब बताइए मेरी बात समझ में आई? क्योंकि स्टॉक रिजर्व सेल्फ वाले में नहीं होगा, ट्रांसफर वाले में होगा। और अगर हमने सावधानी हटाई तो दुर्घटना घटेगी और हम पूरे के पूरे 1,80,000 के ऊपर स्टॉक रिजर्व लगा सकते हैं। तो जरा ध्यान से संभल के, डायनामाइट्स लगे हुए हैं। जी मैडम, बात समझ में आई आपको मेरी? तो स्टॉक रिजर्व हमने निकालना है। अब स्टॉक रिजर्व हम निकाल देंगे, कितना था जी इसके अंदर, क्यों नहीं बता देते मेरे को? इसका 33%, 33.33% कितना आ जाएगा? इसका 33.33% आ जाएगा। कितना? 39,18 या 23? वो फुल करने पर हो रहा है 2 दिन, मतलब 34 करने पे? नहीं 33 करेंगे ना? हाँ ठीक है, तो 23 कर देते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया हमारा बाबूजी? स्टॉक रिजर्व। क्या निकाला था? जो तुमने निकाला अपने पास कल होमवर्क में, हाँ वो गलत है, क्योंकि तुमने पूरे के ऊपर निकाल दिया। तभी मैं तुम्हें कह रहा था, मैंने कहा बेटा ये हो ही नहीं सकता कि मैंने सिखाया नहीं और तुम सही कराए हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी सकता था अगर लॉजिकली तुम सही समझते थे। जनरल पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट कितना था डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का? 1,71,000 और 1,81,000। टोटल कितना होता है? 3,52,000। 11,52,000 कहां से आ गया भाई? और स्टॉक रिजर्व कितना हो गया? 3,96,23। तो 2 एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितने हो जाएंगे फाइनल वाले, कंबाइंड वाले? 3,12,377। ठीक है जी, ये आपका ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और ये आपका वर्किंग नोट जीपी रेशो का और स्टॉक रिजर्व का, और ये आपका जनरल पी एंड एल अकाउंट। तीनों है जी हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आईसीआई मॉड्यूल का है ये। मेसर्स एक्स हैज 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ठीक है सर, अब उसके पर्टिकुलर्स ये दिए हुए हैं हमारे को। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है
कंसिस्टिंग ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एट कॉस्ट। ठीक है जी, कॉस्ट टू डिपार्टमेंट है। परचेजेस दिए हुए, सेल दिए हुए, वेजेस दिए हुए, कौन सा कहाँ जाएगा आपको पता है। कैरेज इनवर्ड दिए हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दो चीजों का दिया हुआ है, एक तो परचेज गुड्स का। अब जो परचेजेस होती हैं वो तो विदाउट प्रॉफिट मार्जिन होती है ना। ये परचेजेस हैं किसकी, डिपार्टमेंट्स की, ए और बी की, तो इसके अंदर थोड़ी ना प्रॉफिट मार्जिन हमें पता है। फिनिश गुड्स दी हुई हैं, इस पे हो सकता है कि अगर ये ट्रांसफर की जाए दूसरे डिपार्टमेंट को तो उस पे प्रॉफिट मार्जिन कमा लिया जाए। चलते हैं आगे। परचेजेस, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ए बी टू ए और ए टू बी, 10,000 और 8,000 हम कर देंगे, अभी बनाएंगे तो उसमें हम कर सकते हैं। फिर लिखा फिनिश गुड ट्रांसफर और रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ जी, फिनिश गुड ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, और ये रिटर्न्स भी है इसकी। ये फिनिश गुड ट्रांसफर की थी, ए ने बी को ट्रांसफर की थी, कितने की, 35,000 की गुड्स, और यहां पे रिटर्न्स दी हुई हैं, तो रिटर्न कैसे आएगा, बी टू ए आएगा ना, है ना। बोलो, ए से बी को ट्रांसफर की गई थी तो रिटर्न कैसे आएगा, बी टू ए आएगा या ए टू बी आएगा। बहुत से बच्चे ए टू बी और ए टू बी कर देते हैं। तो 35,000 रुपए को अगर हम 10,000 से करेंगे एडजस्ट तो ये गलत हो जाएगा। बी से सामान आएगा ए के पास, तो हमें करना क्या होगा, इस 35,000 रुपए का रिटर्न कितना है, 7,000 बी टू ए, और फिनिश गुड ट्रांसफर की गई थी बी टू ए, तो उसका रिटर्न कैसे आएगा जी, ए टू बी, यानी कि 40,000 के अगेंस्ट कितना रिटर्न है, 10,000। बोलो ये बात समझ में आती है। तो हम दोनों को एडजस्ट करके दिखा देंगे, दोनों को एडजस्ट करके दिखा देंगे। तो नेट गुड्स ट्रांसफर कितनी है, तो मैं क्या कह सकता हूं, फिनिश गुड ट्रांसफर ए टू बी कितनी है, 35 माइनस 7 कितनी, 28,000, और बी टू ए सर 30,000। कोई शक, अलग अलग करने की बजाय एडजस्ट करके दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर कहता है यू आर इन्फॉर्म दैट द परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स, ये तो हमें मालूम ही है, फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, एंड दैट 20% ऑफ फिनिश स्टॉक जो कि क्लोजिंग में पड़ी हुई है ऑफ ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट्स फिनिश्ड गुड्स रिसीव फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, यानी कि जितना भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है ना ईच डिपार्टमेंट में, उसका 20% जो है वो सामान दूसरे डिपार्टमेंट से लिया हुआ है और उसी के ऊपर स्टॉक रिजर्व होगा, मानते हो। तो एक काम करो, 2 मिनट लो, अपने दिव्य चक्षु खोलो और इसका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना के मुझे नेट प्रॉफिट बता दो, और उसके बाद में हम स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन करते हैं। वो तो कर सकते हो ना, करो करो करो, फटाफट से करो। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 और 12,000, टू परचेजेस 92,000। ये मैं ठीक कर रहा हूं, डाटा इसी क्वेश्चन का है ना ये, 92,000 और 68,000, और टू वेजेस 12,000 और 8,000, ठीक है जी। और फिर टू कैरेज में आ गया अपने पास में 2,000, और यहाँ पे भी 2,000 ही है ना, ठीक है जी। इधर बाय सेल्स 1,40,000 और 1,12,000, और बाय ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर किसने किया, ऑफ परचेज गुड्स
ये था 8,000 और 10,000, ठीक है जी। और स्टॉक ट्रांसफर सर अभी रिजर्व ना बाद में बनाएंगे, पहले जरा डाटा क्रिएट कर लो। वहां पे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि जो परचेज गुड ट्रांसफर किए हैं वो कॉस्ट पे किए हैं, और जो फिनिश गुड्स किए हैं ना वो हमने किए हैं विद प्रॉफिट मार्जिन। तो सिर्फ फिनिश गुड्स ट्रांसफर पे ही स्टॉक रिजर्व निकलेगा। थोड़ा सा आगे खोल के क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। बाय ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अच्छा ऊपर वाले की एंट्री यहां भी डालनी है, ये 10,000 और ये 8,000 टू ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, और फिनिश गुड्स कितना था एडजस्ट करने के बाद मैंने बताया था अभी आपको 28,000 और 30,000, और इसको यहां पे लिख देंगे 30,000 और इधर 28,000, क्योंकि एक का सेल दूसरे का परचेज होता है। तो 30,000 उसके क्रेडिट में और इसके डेबिट में, और 28,000 उसके क्रेडिट में और इसके डेबिट में। तो टू ट्रांसफर फ्रॉम या फिर रिसीव फ्रॉम ऐसे लिख सकते हो आप, फिनिश गुड्स, ठीक है। ये डाटा हमने जो हमारे पास दिया हुआ था वो डाल दिया, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारे को बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स का भी है और फिनिश गुड्स का भी है ना। 45 परचेज का था, 4,500 और 6,000, और फिनिश गुड्स का था 24,000 और 14,000, है ना। तो फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा ये बताइए। 38,500 और 46,000, ठीक है जी, बना लिया ये। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीपी रेशो। क्यों जीपी रेशो कैलकुलेट करनी है हमारे को, बोलो। क्योंकि सर एक दूसरे को स्टॉक ट्रांसफर किया है इन्होंने, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमें निकालनी होगी। हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ जीपी रेशो। जनरल पी एंड एल बेटा नीचे बनेगा ना, क्या नेट प्रॉफिट कुछ है, तो जीपी हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा ना, अदर एक्सपेंसेस है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो जीपी रेशो निकालनी है हमने। अब जीपी रेशो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला है सर, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 38,500 का। कितने की सेल पे बताओ, 1,40,000 एक किया, ठीक है, और 8,000 एक किया, और 28,000 एक किया। अब देखो इसमें है ना, इस बच्ची को दिक्कत हो रही है, कहती है सर ये 8,000 क्यों लिखा, क्या इसकी दिक्कत सही है या आप लोग इसके साथ नहीं है। हर्षा को इस बात से दिक्कत हो रही है कि सर यहाँ पे ये 8,000 नहीं आना चाहिए, क्या ये सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है सर, क्योंकि 8,000 कॉस्ट पे हुआ है। तो क्या मैं इसको काट दूं, हाँ सर काट दो। सर आप तो गलत कर रहे थे, वो तो हर्षा ने बचा लिया आपको, नहीं मुझे मालूम था। और यहाँ पे आप भी इसी तरीके से करेंगे, 8,000 लिख करके काटेंगे, सो दैट आपको पता लगे कि उसको क्यों काटा गया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये है। परचेज गुड्स पे उसने प्रॉफिट मार्जिन नहीं लगाया, तो कोई प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। आप भी इसको लिख करके काटना मेरी तरह, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, आप 23% नहीं बोलेंगी इसको,
आप इसको 23% नहीं बोलेंगी मैडम, आप इसको बोलेंगी 22.92%, क्योंकि मैडम आपको नहीं पता 0.8% से ना काम खराब हो जाएगा। तो जीपी रेशो हमारे पास में करना है हमने। ऐसे ही हम जीपी रेशो हमने किसकी बनाई थी ये सर, ये हमने बनाई थी डिपार्टमेंट ए की, ऐसे ही हम डिपार्टमेंट बी की भी बना देंगे। तो डिपार्टमेंट बी ने 46,000 कमाया, किस पे, 1,12,000 पे और प्लस 30,000 पे। अब मैं वहां पे दोबारा नहीं लिख रहा हूं, 10,000 नहीं लिखा मैंने वहां पे, लिख करके काटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुकी है बात। तो 100 पे कितना, 32.39%। ये इनकी जीपी आ गई है जी। अब हम क्लोजिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व बना दें। कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, जी जनाब, क्लोजिंग स्टॉक पे होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 24,000। पहले हम करेंगे डिपार्टमेंट ए और फिर डिपार्टमेंट बी। 24,000 का बचा हुआ था, लेकिन 24,000 का 24,000 तो ट्रांसफर वाला नहीं था ना, उसका 20% करेंगे पहले, और फिर उस 20% का कितना परसेंट स्टॉक रिजर्व लगाएंगे, 32.39%। अरे उसी का उसी पे मत लगा देना प्रभु, कहीं तुम ए पे 22.92 लगा लो, वो खुद से ही कमा रहा था क्या है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14,000 था ना क्लोजिंग स्टॉक, इसका भी 20% था क्लोजिंग स्टॉक, और इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितनी, 22.92% कमाया है उसने। तो ये अमाउंट यहाँ पे आ गया 1,555 और यहाँ पे 642। लो सर, अब हम क्या बना देंगे, बोलो, जनरल पी एंड एल अकाउंट। जनरल पी एंड एल अकाउंट, हाँ जी सर, हमारे पास में कितने थे प्रॉफिट्स, हमारे प्रॉफिट्स थे सर डिपार्टमेंट ए के और डिपार्टमेंट बी के 38,500 और 46,000, जिसके खिलाफ हमने स्टॉक रिजर्व को, प्रॉफिट मार्जिन को एलिमिनेट कर दिया स्टॉक रिजर्व में, ठीक है जी। और वो टोटल कितना बनता है, ए और बी का 1,555 और 642, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी, 2 नेट प्रॉफिट 82,303 203। सही बताओ, अगर मैं तुम्हारे पे कैलकुलेशन में बिलीव करता हूं तो कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखना, ये आपका क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 7 आईसीआई मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं मालूम मेरे को, अगर पता करना चाहते हो तो मॉड्यूल खोल के देख सकते हो, ठीक है। और ये उसका सॉल्यूशन, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जरा एक बात देखना, ध्यान से सुनना मेरी, सुनो। यहाँ पे हमारे पास में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट बी
और ये डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए जो है वो बी को सामान बेचता है और डिपार्टमेंट बी जो है वो डिपार्टमेंट सी को सामान बेचता है। एरो समझ में आ रहा है ना? अब डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होगा, ठीक है ना? इस क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट होगा ऑफ डिपार्टमेंट ए का, मानते हो? ठीक है ना? क्यों बचा, क्यों होगा सर? क्योंकि ये विद प्रॉफिट मार्जिन बेचा होगा इसने। अगर कॉस्ट पे हो तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, ठीक है? अच्छा, बी ने सी को दिया सामान, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। सी का क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। और अगर मैं कहूं तो इसी की तरह से प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डिपार्टमेंट बी भी इसमें रहा होगा। भाई बी ने सी को बेचा है तो बी का प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें रहा होगा, ठीक है? ओके। कैसा हो अगर मैं कहूं कि सी के प्रॉफिट मार्जिन में, सी के क्लोजिंग स्टॉक में ए का प्रॉफिट मार्जिन भी है इनडायरेक्टली, है कि नहीं है? मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है? डायरेक्टली। देखो शोर मत करो अभी, ये डायरेक्टली, और मैं ये कह देता हूं प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए इनडायरेक्टली। अगर जिनको भी मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं उनको ये समझा देना चाहता हूं कि ऐसा होगा और जरूर होगा, और क्यों होगा देखो समझो। मुर्गी ने दाना खाया, तुमने मुर्गी को खाया, तो तुम्हारे पेट में दाना भी है और मुर्गी भी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कई लोग ऐसे भी कहते हैं ना, कहते हैं अच्छा ये मुर्गी नॉन वेजिटेरियन में आती है, क्यों? ये तो वेजिटेरियन खाना खा रही थी। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है, देखो ये तो मजाक की बात थी। डिपार्टमेंट बी ने कौन सा सामान बेचा होगा जो उसने डिपार्टमेंट ए से लिया होगा प्रॉफिट मार्जिन पे, और वो उसने बेचा है सी को। तो भाई साहब सीधी सी बात है, सी के क्लोजिंग स्टॉक में बी का प्रॉफिट मार्जिन भी है और ए का भी है। जैसे तुम्हारे पेट में मुर्गी भी है और मुर्गी के पेट में जो दाना है वो भी तुम्हारे ही पेट में, ठीक है जी? ऐसा होता है। देखो जी, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एक क्वेश्चन है हमारे पास में। ये क्या कह रहा है? कहता है कि ना कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व, सिर्फ स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करवा रहा है। कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व ए, बी और सी तीन डिपार्टमेंट का। कहता है उसकी कंटेंट रेशियो है ए की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो है सॉरी, यानी कि जीपी रेशियो, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारे को, ठीक है जी? और लिखा हुआ है ए सेल कर रहा है बी को और बी सेल कर रहा है किसको? सी को। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, ठीक है? अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 1/4 ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? 1/4 ऑफ सेल 25%, 25%। अच्छा आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 1/5 ऑफ कॉस्ट। अगले वाले में लिखा हुआ है 1/5 ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? सर हमारी कॉस्ट कितनी है? 100, हमारा प्रॉफिट कितना है? 20, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना? ओके। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अभी बताऊंगा, जब बनाऊंगा तो पता लगेगा तुम्हारे। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं, कंटेंट रेशियो का मतलब हो गया कितना क्लोजिंग स्टॉक उससे रिलेटेड पड़ा हुआ है, दूसरे वाले से, दूसरे वाले, ठीक है जी? ओके। अच्छा जी, तो
तो हम इसको बना लें, हमारे को एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का मतलब समझ में आता है। ये भी लिखो यहाँ पे, इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए एंड बी इज अवेलेबल, इज देयर। अब देखो डिपार्टमेंट ए जो है, इसको हटाता हूं यहां से। एक बात बताओ, डिपार्टमेंट ए किसी से ले रहा है क्या? तो उसका कंटेंट रेशियो कितना है? नील है, वो किसी से नहीं ले रहा, मतलब किसी भी इससे नहीं ले रहा, सारा का सारा उसका खुद का है। ठीक है जी, बी से शुरू करना है हमारे को, तो हम क्या लिखेंगे जी? हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे ऊपर, स्टॉक रिजर्व। सर जी आपने भी कंसेप्ट समझाया है जी जनाब। इससे बी ने ए से लिया है, बी ने ए से सामान लिया है और बी ने सी को बेचा है। देखो मैंने क्या बोला था, ए ने बी को बेचा तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए का प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होगा, और बी ने फिर सी को बेचा, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूं, ए ने बी को बेचा तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में किसका प्रॉफिट मार्जिन? ए का प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होगा, और फिर बी ने आगे सी को बेच दिया तो सी के प्रॉफिट मार्जिन में, सी के क्लोजिंग स्टॉक में ए और बी दोनों का प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होगा। ठीक है, अब देखो जी, हम इसका एक बना रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन था, और स्टॉक रिजर्व हमें कंप्यूट करना है। सबसे पहले किसका जी? डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर? 22,000 था, 22,000। ठीक है, और प्रॉफिट, इसके अंदर प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए होगा, प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए वो कितना होगा? आओ सर निकाल लेते हैं। सर 22,000 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए से रिसीव किया गया स्टॉक कितना था? 2/10। ये देखो लिखा है ना 2/10 कंटेंट रेशियो। अच्छा जी, तो ये तो आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि किसका है? डिपार्टमेंट ए से रिसीव किया गया है। वो कितना आ गया बता दो? 4400। 4400। अब 4400 रुपीज के ऊपर जीपी रेशो कितना है उसका? बोलो जी। 1/4 लगाओगे या 1/5 लगाओगे? सर ए का देखना है ना, ए ने कमाया है, तो ए ने कितना कमाया होगा इससे? 1/4 ऑन सेल्स। तो हम क्या कर देंगे इसका 1/4, यानी कि स्टॉक रिजर्व कितना हो गया? 1100। ठीक है जी, लो क्वेश्चन देख लो। हाँ जी हाँ जी, हो गया। डिपार्टमेंट बी का बना लिया हमने, ऐसे ही अपन बनाएंगे डिपार्टमेंट सी का। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? सर 40,000 रुपीज है ना। देखो 40,000, और किसका लेंगे हम? चलो जी देख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी, पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी। तो प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी निकालने के लिए हमारे पास में क्या है जी? 40,000 है, और उसका कंटेंट रेशियो कितना है? 5/15। देखो ये लिखा हुआ 5/15। अच्छा जी,
तो ये तो आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। कितना हो गया ये, और उसका हम कर देते हैं 20/120। अभी बताया था मैंने, ये देखो 1/5 ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है सर? 1/5 ऑफ कॉस्ट का मतलब है 20/120। ऐसे मैंने अभी बताया था कि कॉस्ट क्या मानेंगे 100, प्रॉफिट कितना मानेंगे 20, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। ओके, अच्छा जी, तो ये कितना अमाउंट आ गया? प्रॉफिट ऐड किया ये उसका है डिपार्टमेंट ए का। हाँ जी, हाँ जी, 222, ठीक, ओके। सर अगर इसके जैसे यहाँ पर भी रखा था 1/5 1/5 ऑफ कॉस्ट, अगर ये भी अपना प्रॉफिट मार्जिन से लेना चाहते हो तो फिर से पहले क्या ए ने बी को सेल किया तो ए ने मैं अगला कर रहा हूं, अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट सी में प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी थे ना। अब मैं आगे चलूं, प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए, ठीक है जी, हाँ जी, वो किस पे होगा? देखो मेरे को एक बात बताओ, ये निकालने से पहले मैं ये कहता हूं कि 40,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, ये 40,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट बी कितना है इसमें, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ डिपार्टमेंट बी कितना है? बोलो, बताइए। कैलकुलेट करके बताइए, दोबारा बताऊं? सुनो मेरी बात सुनो, सेलिंग प्राइस ऑफ डिपार्टमेंट बी कितना है? मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक 40,000 था ना, 40,000 का 5/5 कितना आ गया? 13,333। अब हमारे को जाना है किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट टू बी वो कैसे निकल करके आएगी? 13,333 में से अगर मैं माइनस कर दूं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर दूं 222, तो ये कितना आ जाएगा? 11,111। इतने का हमारे पास में आ जाएगा। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, कॉस्ट टू बी की कॉस्ट कितनी थी इसको रिसीव करने में, और उसमें किसका प्रॉफिट मार्जिन होगा? ऊपर वाले का, ए का होगा। तो अब मैं निकाल सकता हूं। तो पहले तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डिपार्टमेंट ए, अब मैं लिखूंगा प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डिपार्टमेंट ए, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ डिपार्टमेंट ए कितना? 11,111 के ऊपर 2/10, पहले तो 2/10 करेंगे ना, सारा का सारा थोड़ी है कंटेंट रेशियो, और फिर उसका 1/4 यानी कि 25% दिया हुआ था, वो कितना आ जाएगा? 556 रुपीज। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिपार्टमेंट बी में प्रॉफिट मार्जिन है डिपार्टमेंट ए का, और डिपार्टमेंट सी में प्रॉफिट मार्जिन है डिपार्टमेंट बी का और ए का भी।